बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो हम टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास में। नाउ इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस दफ़ा इस टॉपिक की, फाइनल अकाउंट से भी रिलेट करता है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और अंडरस्टैंडिंग जो अब डेवलप हुई थी, वो बहुत सारी बातें जो है वो रिकॉल हो जानी है हमारी। ठीक है, जवाब दें बेटा सब लोग। आवाज़ आ रही है बेटा आप सब लोगों को? ओके ना। तो सबसे पहली बात क्या है, इन्वेंट्री कहते किसको हैं? यस, इन्वेंट्री कहते किसको हैं और बिजनेस के लिहाज से इन्वेंट्री किसको कहते हैं? एसेट तो है, एसेट तो है, लेकिन किस नौयत का एसेट है, कैसे पहचान होगी बाकी एसेट्स में और इसमें? ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो आपको समझाया था मैंने, तीन किस्म के बिजनेस होते हैं विद रेफरेंस टू एक्टिविटी। एक होता है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस जो बनी बनाई चीजें खरीदता है और आगे बेचता है। मिसाल के तौर पे अगर आप कोई गारमेंट शॉप रन करते हैं, तो गारमेंट्स आप बने बनाए खरीद कर क्या कर रहे हैं, आगे बेच रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप जहां से खरीद रहे हैं उसको कोई बना तो रहा है ना, उसकी कोई बनाने वाली फैक्ट्री तो लगी हुई है ना, गारमेंट्स की फैक्ट्री तो लगी हुई है ना। वो शख्स जो कपड़े को गारमेंट्स में कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा भी तो कोई शख्स होगा ना। तो ऐसे शख्स को हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरर। यस और नो? तो हमने कहा बिजनेस ट्रेडिंग बिजनेस भी होता है और बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी होता है, और बिजनेस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर भी होता है। यस और नो? जवाब दीजिएगा। तो इन तीनों बिजनेस के पास इन्वेंट्रीज होती हैं। खैर, अब आपके सामने क्या है, इन्वेंट्री की जो डेफिनेशन है वो इन तीनों बिजनेस के पर्सपेक्टिव से है। इन्वेंट्रीज एसेट्स होते हैं, हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो चीजें जो आप खरीदें इस नीयत से कि आप उनको अपने नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे क्या करेंगे, बेचेंगे। जिसको खरीदते वक्त ही आपकी नीयत ये थी कि आप उसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं। यस और नो? बोलिए। ठीक है, जवाब दीजिए। अच्छा जी, ओके। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके पास मुख्तलिफ किस्म की इन्वेंट्री, उसके पास तीन किस्म की इन्वेंट्रीज हैं। मिसाल के तौर पर वो तीन किस्म की इन्वेंट्री क्या है? उसके पास जो उसका सामान है जो बेचने के लिए उसने लिया है, वो मुख्तलिफ शक्लों में रखा हुआ है। वो मुख्तलिफ शक्लें क्या है? एक शक्ल को हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, दूसरी शक्ल को हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस, और तीसरी शक्ल को हम बेचते हैं बोलते हैं फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स जिनको बेच सकते हैं, जो रेडी टू सेल हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। ये सारे स्टॉक इन ट्रेड है बाय द वे, लेकिन फिनिश गुड्स जो होती हैं वो इस काबिल होती हैं कि आप उनको डायरेक्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन जो रॉ मटेरियल होता है, अब इसमें क्या हुआ जनाब कि वो बिजनेसेस जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सबसे आसान मिसाल ले लें तंदूर वाले की। तंदूर वाला रोटी बनाता है, रोटी उसका फाइनल प्रोडक्ट है ना, बताइए। लेकिन उस रोटी को बनाने के लिए उसको मटेरियल खरीदना पड़ता है। क्या वो मटेरियल का क्या है, बताइए? रोटी किससे बनती है? तो क्या तंदूर वाले के पास आटे की बोरियां नहीं पड़ी हुई? तो आटा भी तो स्टॉक में पड़ा हुआ है ना। तो उस आटे को मैं क्या बोलूंगा? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वो भी इन्वेंट्री है उसके लिए। लेकिन अगर लेबर ने आटे की बोरी में से कुछ आटा निकाल कर उसमें पानी मिला दिया है, और पानी मिलाकर उसको एक शक्ल दे दी है, अब वो शक्ल ना रोटी है ना वो आटा है। इस दरमियानी शक्ल को मैं क्या बोलूंगा? वर्क इन प्रोसेस।
जवाब दें। यानी इस पर काम शुरू हो गया, लेकिन ना ये रॉ फॉर्म में है ना ये फिनिश फॉर्म में, ये दरमियान की किसी शक्ल में है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को या नहीं? अच्छा जी, तो मतलब यानी कि बिजनेसेस के पास जो है वो तीन किस्म की इन्वेंट्री होती है। अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, एक फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, और एक वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री होती है। खैर ये तमाम बातें मुस्तकबिल में आपने तफसील से पढ़नी है, अभी तो सिर्फ तारुफ आपके सामने। ठीक है जी। और दूसरी चीज क्या है, इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो रॉ मटेरियल कवर हो गया यहाँ पर, वर्क इन प्रोग्रेस कवर यहाँ पर हो गया, और ये फिनिश गुड यहाँ कवर हो गई। इसका मतलब इन्वेंट्री तीन किस्म की होती है, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल। और वो लोग जो सर्विसेज देते हैं उनके पास जो मटेरियल पड़ा होता है वो भी उनकी इन्वेंट्री में काउंट होता है। तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन्वेंट्री वो चीज है जिसके जरिए आपका बिजनेस अपनी प्राइमरी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। रॉ मटेरियल खरीदा है चीज बनाने के लिए, चीज बनेगी तो बिकेगी, बिकेगी तो क्या होगा, बिजनेस चलेगा। ठीक है, तो इस चीज को बुनियादी तौर पे आप लोग ध्यान में रखिएगा। यस और नो? अब इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बुनियादी तौर पे कितने सिस्टम है बेटा, बताइए? दो सिस्टम है। उन दो सिस्टम का नाम क्या है? एक सिस्टम कहलाता है पीरियोडिक, दूसरा कहलाता है परपेचुअल। चले जल्दी से रिकॉल कर लें। अंडर पीरियोडिक सिस्टम जब भी हम इन्वेंट्री खरीदेंगे हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस या एसेट? सब बताइए, पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री खरीदने की एंट्री क्या है पीरियोडिक सिस्टम में? परचेजेस डेबिट। परचेजेस डेबिट बेटा, सेल कहां से हो गई हाजिक अल्लाह के बंदे? अभी तो खरीद रहे हैं, बेचेंगे तो सेल होगी ना हाजिक। एएफसी इतना दिमाग चल गया बेटा कि बेसिक अकाउंटिंग बुला दी। ये जो तुम्हें सुबह से अब टाइम मिल रहा है ना बेटा, उसको जरा पीछे से रिकवर करना शुरू कर दो। जरा बताइए पीरियोडिक सिस्टम में एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट होगा बतौर एक्सपेंस, और कैश बैंक या अकाउंट पेएबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। यस और नो बेटा, रिस्पॉन्स दें सब लोग। तो अंडर पीरियोडिक सिस्टम परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस। ये वाली बात याद है या भूल चुके हैं? जवाब दें, वीडियोस में मौजूद है, मैं डायरेक्ट रिकॉल करवा रहा हूं। अंडर परपेचुअल सिस्टम परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, इन्वेंट्री डेबिट। ठीक है, अकाउंट पेएबल या कैश या बैंक जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा। आप सबका भरपूर रिस्पांस चाहिए बेटा। अच्छा जनाब, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, इन्वेंट्री खरीदने की भी तो कुछ कॉस्ट होती है ना। अगर आपने इन्वेंट्री किसी और शहर से खरीदी है, या इन्वेंट्री आपने अपने शहर से खरीदी है लेकिन आपके प्रेमिसेस तक लाने के लिए, उसको सेलेबल कंडीशन लाने के लिए आप उस पर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट खर्च करते हो, जैसे कैरेज इनवर्ड, नॉट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या मतलब इस दौरान सारे कॉन्सेप्ट भूल चुके हैं? जैसे कैरेज इनवर्ड,
जैसे नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जैसे इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। तो अगर पीरियोडिक सिस्टम के अंदर हमने इन्वेंट्री की परचेज को एक्सपेंस माना है, तो इस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को भी हम इनके नाम से रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंस के तौर पर। यानी मिसाल के तौर पे हमने कैरेज इनवर्ड पे किया तो कैरेज इनवर्ड डेबिट कर देंगे, अगर हमने इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे किया तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट पे कर देंगे, अगर हमने नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे की तो हम नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस पर आपको ये हेड शो कर रहा होगा ना, कैरेज इनवर्ड का भी हेड शो करेगा, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हेड भी शो करेगा, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का हेड भी शो करेगा। तो पीरियोडिक सिस्टम में जो भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट है उसको अलग से उसके नाम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बाद में जब हम ईयर एंड पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वर्कआउट करते हैं तो इसको परचेजेस में ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करके कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट की जाती है। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आपको? लेकिन परपेचुअल सिस्टम में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट कर दी जाती है। परपेचुअल सिस्टम में हम इन्वेंट्री को क्या कहते हैं, कैरेज इनवर्ड को कैरेज इनवर्ड के नाम से डेबिट नहीं करते। परपेचुअल सिस्टम में हम कैरेज इनवर्ड को इन्वेंट्री के नाम से डेबिट करते हैं। यस और नो? बोलिए, बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। ऐसे ही अच्छा जी, ओके। उसके बाद तो इसका मतलब कैरेज इनवर्ड भी इन्वेंट्री अकाउंट में डेबिट होगा, नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी इन्वेंट्री के नाम से ही डेबिट हो जाएंगी, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट भी इन्वेंट्री के नाम से ही डेबिट हो जाएगा। ये सारी बातें याद हैं सर? हम तो भूल गए सब कुछ सर। एएफसी ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। ऐसे ही है ना, एएफसी भी भूल गए और कैप भी भूल गए, कमाल हो गया ना। क्या कहते हैं, वो कहाँ है मेरा दोस्त हुनैनुल शाम, किधर है यार? आया ही नहीं आज, छुट्टियां मना रहा है। बताइए क्यों नहीं आया आज वो? अच्छा जनाब, तो ये आपके सामने बुनियादी बातें आ गई। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री डेबिट हो गई, इन्वेंट्री में क्या कुछ ऐड होगा ये आपके सामने पीरियोडिक और परपेचुअल, मैं एंट्री बना के दिखा नहीं रहा हूँ, ये एंट्री बनी हुई है ऑलरेडी पहले वीडियोस में, और मैं उसको सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ और आपको अच्छी तरीके से वो याद आ जाना चाहिए बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और फर्दर इस पे बात करते हैं, और फर्दर बात क्या करते हैं कि जब आप गुड्स सेल करते हैं तो पीरियोडिक सिस्टम में आप सिर्फ सेल रिकॉर्ड करते हैं, और सेल के साथ कोई कॉस्ट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का कॉस्ट पे आना रिकॉर्ड होता है, लेकिन कॉस्ट पे जाना रिकॉर्ड नहीं होता। कॉस्ट पे आना परचेज पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, लेकिन जाते वक्त कोई कॉस्ट की एंट्री नहीं बन रही होती। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है, हर सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनती है, और हमें इन्वेंट्री का बचा हुआ बैलेंस भी दिख रहा होता है, हमें बिकी हुई एंट्री भी इन्वेंट्री दिख रही होती है, और हमें बची हुई इन्वेंट्री भी दिख रही होती है। लेकिन
पीरियोडिक सिस्टम में हमें कॉस्ट के लिहाज से बची हुई और बिकी हुई एंट्री मालूम नहीं होती जब तक कि हम ईयर एंड पर उसकी कैलकुलेशन ना कर लें। ठीक है जी। फॉर एवरी सेल यू नीड टू रिकॉर्ड व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल परपेचुअल। ऐसा ही है, जवाब देंगे आप सब लोग। अच्छा जी, फिर वही पीरियोडिक सिस्टम में गुड्स वापस करने की एंट्री क्या है? परचेज रिटर्न की एंट्री क्या है, जरा बताइए। पीरियोडिक सिस्टम में आप क्या करते हैं? परचेज के अगेंस्ट उसका कॉन्ट्रा मेंटेन करते हैं, किस नाम से? परचेज रिटर्न के नाम से। तो अगर आपने गुड्स वापस किए तो आप एंट्री बनाएंगे परचेज रिटर्न क्रेडिट अकाउंट पेएबल डेबिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में आप क्या करेंगे? पीरियोडिक सिस्टम में आप बनाएंगे एंट्री परचेज रिटर्न क्रेडिट अकाउंट पेएबल डेबिट। लेकिन परपेचुअल सिस्टम में आप जो एंट्री बनाएंगे वो एंट्री का बनाएंगे इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि आपने जब इन्वेंट्री परचेज की तो उसको बतौर एसेट डेबिट किया, जब इन्वेंट्री आप रिटर्न करेंगे तो आप उसको बतौर एसेट क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। मतलब परचेजेस रिटर्न का हेड इस्तेमाल नहीं होता कहां पर? परचेजेस रिटर्न का हेड इस्तेमाल नहीं होता कहां पर? बोलिए, कौन सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता? परपेचुअल सिस्टम में इस्तेमाल नहीं होता। एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ओके। सेल रिटर्न की एंट्री क्या है? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट या डेटर क्रेडिट। लेकिन पीरियोडिक सिस्टम में सेल रिटर्न के साथ भी कोई क्या कहते हैं, इन्वेंट्री की एंट्री नहीं बनती। लेकिन अगर आप परपेचुअल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो अगर आप सेल रिवर्स करेंगे तो फिर आपको कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी रिवर्स करनी पड़ेगी। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट करनी पड़ेगी। ये एक एक बात आपके रजिस्टर में लिखी होगी। ये डिफरेंस मैंने टी अकाउंट फॉर्म में बनाया था एंट्री की शक्ल में ही, चाहे तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। यस। अब इसमें बातें बहुत सारी ऐड होनी हैं जनाब, वो सारी बातें हमने सीखनी है और फिर दोबारा जब मैं चैप्टर एंड करूंगा या एंड के करीब पहुंचूंगा तो फिर मैं इसको दोबारा इस डिफरेंस को आपके सामने रखूंगा। लेकिन मुझे बताएं फिल वक्त तो आपको ये डिफरेंस याद है कि नहीं याद? जवाब दें। याद है। चलें, इस चीज का सबूत जो है ना अभी मिल जाएगा थोड़ी देर के अंदर कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, जरा एक मिनट आप देखिएगा। चलिए जी, आपके सामने सवाल आ गया मैक्स सेविंग्स वाला। ये सवाल मैंने आपको पहले भी करने के लिए बोला था, लेकिन जस्ट हम इसको रिकॉल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। इसको रीड कर लें ताकि आपका बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से। और ये पास पेपर का ही क्वेश्चन है, तो इस तरह आपका पास पेपर भी सॉल्व होना साथ साथ शुरू हो जाएंगे। यस और नो बेटा, बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए सब लोग। जनाब बताइए सब लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स सेविंग्स, मैक्स सेविंग सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 30%। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मार्कअप या मार्जिन आ जाए तो एग्जामिनर की तरफ से हिंट समझिएगा, शायद वो आपको कॉस्ट ऑफ सेल को सेल में कन्वर्ट करने के लिए, सेल को कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करने के लिए ये मार्कअप दे रहा है। और कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने की जरूरत हर ट्रांजेक्शन में आपको कब होगी? जब आप सिस्टम परपेचुअल फॉलो करेंगे। अच्छा, आगे बोल भी दिया है एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड टू रिकॉर्ड द इन्वेंट्री एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन परटेन टू अगस्त। अच्छा, ओरिजिनल सॉल्यूशन इसका किस पर है, कौन से सिस्टम के तहत है बेटा? ओरिजिनल इसका जो सॉल्यूशन है वो कौन से सिस्टम के तहत है? पीरियोडिक सिस्टम के तहत है या परपेचुअल सिस्टम के तहत है? एक सामने लिखा हुआ है, देखो सामने लिखे हुए होने के बाद भी सब लोग पीरियोडिक बोल रहे हैं माशाल्लाह। एंड यूजेस परपेचुअल सिस्टम,
तो ओरिजिनल सॉल्यूशन जो है वो फॉल करता है अंडर परपेचुअल सिस्टम, यस और नो? बोलिए, बताइए। तो हम ओरिजिनल सॉल्यूशन तो करते ही करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन राइट हैंड साइड पर हम पीरियोडिक वे भी फॉलो करते हैं, ताकि इसी के जरिए डिफरेंस क्रिएट भी हो जाए एक तरीके से। सही है? बताइए, बोलिए सब लोग। हाँ जी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, सबसे पहली ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स ऑन कैश फॉर ₹568,000। बताइए सब लोग, अंडर परपेचुअल सिस्टम क्या एंट्री बनेगी? ये ओरिजिनल सॉल्यूशन आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों सॉल्यूशन कर रहे हैं। बताइए। ट्रांजैक्शन डेट मेंशन है तो मेंशन कर दें भाई, 4 अगस्त। ठीक है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 568,000 से। और अगर हम सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं बेटा, पीरियोडिक, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? परचेजेस बतौर एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री बतौर एसेट डेबिट, ये आपको बताने के लिए, फर्क याद दिलाने के लिए, और कैश क्रेडिट। यस बेटा, सही है। क्या एंट्री बन गई बेटा? 568,000 एंड 568,000, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद नाउ नेक्स्ट वन, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,418,000। गुड्स बेची कितने की? तो ये 2,418,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट है? 7 अगस्त पे होने वाली ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹2,418,000, ये सेलिंग प्राइस है, जबरदस्त। तो 7 अगस्त को आपने एंट्री बनाई, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट 2,418,000।
ठीक है जी। लेकिन सिस्टम अगर क्या है, परपिचुअल है, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का कोई ना कोई रास्ता अवेलेबल होना चाहिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कॉस्ट ऑफ सेल निकालने का रास्ता जो हो वो मार्कअप ही हो। मार्कअप हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट का आइडिया होगा कि आपने जो गोडाउन में इन्वेंट्री परचेज की है वो किस रेट पे परचेज की है, उसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। 1000 यूनिट हैं, अगर उसमें से आपने 200 बेच दिए तो 200 का रेट क्या है, उस हिसाब से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो भी हम बात है, असल में मेन पूरा टॉपिक इन्वेंट्री का है, तो हम मुख्तलिफ तरीकों से इसको कैलकुलेट करना सीख रहे होंगे। फिलवक इस क्वेश्चन में मार्कअप दिया हुआ, तो हम मार्कअप के जरिए सेल को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, $2,418,000, ये कॉस्ट प्लस 30% है ना। तो ये खुद क्या हुआ, ये बेस वैल्यू से 30% अबव हुआ ना, ये 130% हुआ। मल्टीप्लाई करें इसको 100 से, डिवाइड कर दें 130 से, आपको आंसर मिल जाएगा कितना, 1,860,000। 1,860,000। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप सब जानते हैं कि यहां पर अंडर पीरियोडिक सिस्टम जो है, सिर्फ एक ही एंट्री बननी है किसकी, सेल्स की, और उसके साथ कोई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री बनती नहीं है। अकाउंट सीएबल डेबिट, सेल्स क्रेडिट, 2,418,000 से, 2,418,000 से। सही जनाब। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बेटा, 10 अगस्त की ट्रांजैक्शन है, रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर कॉस्टिंग 87,000। गुड्स रिटर्न की सप्लायर को 87,000 की, तो आपने वापस किए, तो अंडर परपेचुअल सिस्टम इसकी एंट्री क्या है, गुड्स वापस करने की। क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और इन्वेंट्री अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ऐसे ही अमाउंट कितना है, 87,000। और यहां पर एंट्री क्या बनेगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, 87,000। ठीक है जी। परचेज नहीं, परचेज रिटर्न। 13 अगस्त को एंट्री बन रही है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹2,360,000। अच्छा जी, 13 अगस्त की एंट्री बना, गुड्स परचेज की है। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया है, और
क्रेडिटर या अकाउंट पेबल का कर दिया, क्रेडिट कर दिया। कितने से? 2,360,000। इन्वेंट्री हमेशा अपनी कॉस्ट पे डेबिट होगी। अच्छा जी, उसके बाद यहीं पर अगर ये एंट्री बनाए 13 अगस्त को, तो ये एंट्री क्या होगी? परचेजेस डेबिट 2,360,000 से, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट 2,360,000 से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 13 अगस्त को ही कैरेज पे किया है, और कैरेज इनवर्ट जो है वो परचेज की कॉस्ट है। लेकिन आप जानते हैं सिस्टम अगर क्या होगा, परपीचुअल होगा, तो 13 अगस्त को कैरेज इनवर्ट जो होगा सीधा इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? 48,000 से। और यहां एंट्री क्या बनेगी 13 अगस्त को? कैरेज इनवर्ट डेबिट 48,000 से। कैश क्रेडिट 48,000। ठीक है, अच्छी तरह फर्क पता है ना बेटा? सिस्टम समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसके बाद a customer return goods which had been invoiced at rupees 58,500। एक कस्टमर ने गुड्स वापस की जो उसको बेची गई थी 58,000 इनवॉइस्ड, मतलब उसको इनवॉइस की गई थी, मतलब उसको इस प्राइस पे बेची गई थी। तो 58,500 क्या हुआ? सेलिंग प्राइस हुआ। सेल रिटर्न जो है वो सेलिंग प्राइस पे ही है ना, सेल की रिवर्सल है ना, तो सेल रिटर्न जो होगा सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, रिवर्सल ऑफ सेल्स कहलाएगा। जवाब दें, बोलिए। अच्छा जी, ओके, तो अब क्या करें? 24 अगस्त वाली सॉरी 20 अगस्त वाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें। क्या एंट्री बनेगी? सेल्स रिटर्न डेबिट डेटर या अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, कितना अमाउंट है? 58,500। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि परपीचुअल सिस्टम में सेल रिटर्न के साथ भी रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल भी होगा, और इन्वेंट्री वापस से आपकी बुक्स में डेबिट हो जाएगी। तो आप इधर एंट्री बनाएंगे इन्वेंट्री डेबिट COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट 58,500 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 130। कितना हो गया? 45,000।
और यहाँ पर 20 अगस्त को सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, वो एक एंट्री क्या है, सेल रिटर्न डेबिट 58,500 से। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 58,500 से। और यहाँ पर अब आपको कोई कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री बनाने की जरूरत नहीं अंडर पीरियोडिक सिस्टम। ये बातें अच्छी तरह दिमाग में बिठा लें बेटा, ये मैं बेसिक बिल्कुल रिकॉल करवा रहा हूँ आपको इस टॉपिक को तफसील से स्टार्ट करने से पहले। चलें अब देखें एग्जाम में मार्कअप मार्जिन का कमाल देखें। एग्जाम में मार्कअप मार्जिन का कमाल देखें। कैश सेल ₹120,000 नेट ऑफ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। आपने गुड्स बेची हैं 1,20,000 की और उस पर डिस्काउंट दिया 10,000 का। ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है? बताइए। ट्रेड डिस्काउंट है भाई, ट्रांजैक्शन में इंटर होने से पहले है ना। कैश डिस्काउंट तो हमेशा किसको मिलता है? डेटर को मिलता है सेटलमेंट करते वक्त, ठीक है। तो यानी क्या मतलब, अगर आपने एक चीज 1,20,000 की कैश में बेची है तो उधार में आप उसको कितने का बेचते हैं आमतौर पर? अगर आपने एक चीज स्पेशल डिस्काउंट, मतलब ये कोई स्पेशल कस्टमर है, इसको आप नॉर्मल नॉर्मल प्राइस से कम पे दे रहे हैं गुड्स, तो अगर आपने एक प्रोडक्ट 1,20 की बेची है 10,000 का डिस्काउंट देने के बाद, तो नॉर्मली ये प्रोडक्ट आप कितने की बेचते होंगे? जरा सोचिए ना यार, 1,30 की। तो अगर नॉर्मली आप इसको 1,30 की बेचते हैं, अच्छा अब जरा देखें बेटा, अब मेरे जो हालात है ना, कॉन्सेप्ट से समझेगा। एग्जामिनर मेरे साथ क्या मजाक करता है, मेरी फंक्शनिंग टेस्ट करता है। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये हम रोज जो करते हैं रेगुलरली, उसके लिए इस्तेमाल होता है ना। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जागता हूं, मैं सोता हूं, मैं गुड्स बेचता हूं। तो मैक्स सेविंग सेल्स गुड्स एट 30%। क्या कहते हो? मतलब मैक्स सेल्स, मैक्स सेविंग्स की जो है वो आदत है, वो टेंडेंसी है कि वो आम तौर पे गुड्स बेचता है कॉस्ट से अबव कितने परसेंट पर? 30% पर। यस और ये आपका रूटीन आदत है। लेकिन अगर आपने किसी को डिस्काउंट दे दिया है तो आप अपनी आदत से क्या हो गए? हट गए। तो अगर आपने गुड्स 1,20 की बेची है 10,000 का डिस्काउंट देने के बाद, तो नॉर्मल हालात में वो कितने की बिकती होंगी? 1,30 की। यस और नो? तो सवाल इसमें बड़ा सिंपल सा है कि देखो, जब आपने डिस्काउंट दे दिया तो फिर आपका नॉर्मल मार्कअप जो है वो 30% नहीं रहा ना, वो भी तो चेंज हो गया। यानी एग्जाम में स्टूडेंट से बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। वो मिस्टेक क्या हो सकती है कि स्टूडेंट इसको समझे 130 के बराबर। नो, 130 यानी इसको समझे 130% और डिवाइड बाय 130 करें, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, रॉन्ग आंसर आएगा। नहीं, अगर मैं इसको कितने का बेचता? 1,30 का, तो मैं नॉर्मल 30% मार्कअप हासिल कर पाता। तो मैं क्या करता हूं, इसकी सही कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसको पहले नॉर्मल बना देता हूं, मतलब जस्ट फॉर कैलकुलेशन, ताकि 10,000 का डिस्काउंट उसमें ऐड बैक करवाया। जब 10,000 का डिस्काउंट उसमें ऐड बैक करवाया तो अब ये क्या बन जाएगी? नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और नॉर्मल सेलिंग प्राइस से मेरा मार्कअप कितना होता है? 30%।
तो जब मैं इसको वापस ले आया नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, तो अब मैं इस 30% मार्कअप को यूज कर सकता हूं। यस और नो? बोलिए। वरना मैं इस एक 20 पर 30% मार्कअप को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो मैंने डिस्काउंट एड बैक करवाया है जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ताकि ये सेलिंग प्राइस के जरिए मुझे डिस्काउंटेड से जो डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस है उससे मुझे क्या मिल जाए, नॉर्मल सेलिंग प्राइस। और मैं जानता हूं कि मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस में मेरा मार्कअप 30% होता है, तो उस नॉर्मल सेलिंग प्राइस को जब मैं डिवाइड बाय 130 करूंगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा, तो मुझे एक 20 की क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी 1,00,000 रुपए। और मेजोरिटी स्टूडेंट ने इस पेपर में इस कॉस्ट को रॉन्ग कैलकुलेट किया है, क्योंकि वो इस बात को पिक नहीं कर पाए। आमतौर पर वो गुड्स बेचता है 30% पर, लेकिन यहां पर उसने स्पेशल डिस्काउंट दिया है, और स्पेशल डिस्काउंट देने का मतलब ये है कि उसने रूटीन से कम प्रॉफिट कमाया है। यस और नो? चलेंगे, अब क्या करें हम इस केस में। 24 अगस्त कैश सेल की है, कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट कर दी 1,20,000 से। अब क्या करें, सेल के साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी रिकॉर्ड करनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दें, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर दें, ठीक है। और आप बोले भाई एक 20 जो है वो 10,000 का डिस्काउंट देने के बाद, तो इसमें मैंने ऐड करवाया डिस्काउंट ताकि ये आ जाए अपनी नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर, ताकि इसमें मार्कअप परसेंटेज वही हो जाए जो डिस्काउंट से पहले थी, ताकि मुझे कॉस्ट तक पहुंचने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। और मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 130, आंसर क्या आ गया, 100,000। ठीक है। और यहां पर सिर्फ एंट्री क्या बन रही है, 24 अगस्त को। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट, एक लाख 20,000 से। ठीक है। और कोई और दीगर एंट्री नहीं बन रही। अब बची क्या बेटा, लास्ट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन आपको सिखानी है स्पेशली, मतलब जितना आपको पहले पढ़ाया था उस पढ़ाने की वजह से भी आप इस काबिल हैं कि इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी खुद से सॉल्व करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने खुद सॉल्व नहीं किया था।
तो मैंने कहा आज इसी बहाने इस क्वेश्चन के जरिए हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आपका सोल्यूशन भी वेरीफाई हो जाएगा और मैं इसको सॉल्व भी कर दूंगा और पास पेपर का क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पास पेपर के सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। ये लास्ट हमारे पास जो एंट्री है, ये एंट्री आपको समझानी है। अब तक आपसे ये एंट्री डिस्कस नहीं हुई ना, समझे बात को या नहीं? सही है। तो जहां तक मैंने सॉल्व किया है वहां तक तो आपसे लाजमी हो जाना चाहिए। क्या कहते हैं सब लोग? अब आप मुझे बताइए, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉल्यूशन कौन सा था? ओरिजिनल सॉल्यूशन किसको बोलूं मैं? लेफ्ट हैंड साइड वाले को, राइट हैंड साइड वाले को? परपेचुअल लेफ्ट हैंड साइड वाले को। ऐसा ही है। लेकिन माशाल्लाह बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे सॉल्व कर दिया, परपेचुअल की रिक्वायरमेंट होने के बाद भी। तो अब बताइए भाई, कहने को तो वो अपने तय सही कर रहे हैं ना, मतलब इन्वेंटरी की एंट्री तो बना रहे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट को सही फॉलो नहीं कर रहे। और ये क्वेश्चन, इसके लिए 10 मार्क्स रखे गए हैं, और 10 मार्क्स हासिल करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 18 मिनट होते हैं, 1.8 मिनट पर मार्क के हिसाब से। लेकिन मेरा दावा ये है कि ये क्वेश्चन, ये 10 नंबर बंदा 5 से 7 मिनट में हासिल कर सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को ठीक पढ़ें। बहुत से लोग परपेचुअल लिखे होने के बाद भी बहुत से लोगों ने पीरियोडिक बोल दिया, ये भी वजह है गलत जाने की। दूसरी बात, गलती के चांसेस कहां पर हैं? इसी एंट्री में गलती के चांसेस 24 अगस्त वाली एंट्री, और 31 में भी हो सकते हैं। वो जब आप सीखेंगे तो आपसे बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको एक बेसिक चीज क्या हुई होगी, रिकॉल हुई होगी। ठीक है। अब आप छोटा सा काम कर दें, मुझे, मैं आपको थोड़ा सा टास्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन की लास्ट एंट्री में आपको समझाऊंगा, ऑब्वियसली समझाऊंगा, है ना। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि जहां तक कि हमने ट्रांजैक्शन की है ना, परपेचुअल सिस्टम में आप उन ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करें इन्वेंट्री अकाउंट में और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट में, और सेल का अकाउंट भी बनाई दें। ठीक है, डेटर और क्रेडिटर को छोड़ दें, बैलेंस शीट आइटम को छोड़ दें, सेल, सेल्स रिटर्न, इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल, और उस तरफ पीरियोडिक में सेल, सेल्स रिटर्न, परचेजेस, परचेज रिटर्न, कैरेज इनवर्ड, बिल्कुल जर्नल लेजर बना के दिखा। तो उधर से मैं अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करूंगा और मैं आपको आगे लेके जाऊंगा मजीद। और साथ में आप ये क्वेश्चन ट्राई करें, कौन सा? 11.2, छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते नहीं कर पाते। ये 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन्वेंट्री का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बेसिक से दोबारा आपको रिवाइज करवा भी रहा हूँ, और फिर इसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। ठीक है जनाब, तो यहां तक स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें आपसे होंगी अगली क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज।